गुड आफ्टरनून बच्चों। अब आपकी क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म पढ़ा था ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, एंड उसके बाद इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म ऑफ नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस का एक एग्जांपल वेज शेप फिल्म के बारे में पढ़ा था। आज उसी हिस्से को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये भी एक तरीके से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ थिन फिल्म ऑफ नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस। बट आपको याद होगा कि वेज शेप फिल्म के बारे में क्लाइंट उन्होंने कही थी कि वहाँ जो थिकनेस होती है वो यूनिफॉर्मली लीनियरली राइज करती है, थिकनेस लीनियरली राइज करती है। और अब हम जो बात कर रहे हैं वहाँ पे ये लीनियर राइज ऑफ थिकनेस नहीं है, सर्कल राइज ऑफ थिकनेस है। तो ये एक अलग सा एग्जाम्पल है और इसमें जो फिनोमेना होता है वो आज स्टडी करेंगे, ठीक है। और इस आर्टिकल को हम जिस नाम से पढ़ते हैं वो है न्यूटन्स रिंग। और न्यूटन्स रिंग की अच्छी बात यह है कि ये जो आर्टिकल है ना केवल थ्योरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बल्कि साथ ही साथ इस पे बेस्ड आपको एक्सपेरिमेंट भी आपके लैब में करना है। और जो बच्चे इस थ्योरी के क्लास में B1 बैच के जुड़े होंगे वो आपको बता भी देंगे, वो जानते भी हैं कि उनको ये एक्सपेरिमेंट कराया जा चुका है। और B2 B3 को भी एक्सपेरिमेंट आने वाले दिनों में मैं ही कराऊंगा। तो इसलिए इस आर्टिकल को इस दृष्टिकोण से आप पढ़िए कि आपके मतलब आपको जो कहते हैं कि इसका दुगना फायदा होने जा रहा है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। अब बात ये करते हैं कि कैसे ये अब तक जो हमने पढ़ा थिन फिल्म के बारे में उससे कैसे डिफरेंट है। तो मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करता हूँ। आपको याद होगा कि ये जो लोग प्रैक्टिकल में थे उनको ये याद होगा कि हम लोगों ने न्यूटन्स के बारे में बात की थी। सबसे पहले बात की थी उसके एपरेटस के बारे में, ठीक है। सो जो उसका एपरेटस है वो बहुत ही सिंपल है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक ग्लास प्लेट, ये दो चीज़ों से मिलकर वो बना हुआ है। प्लेनो जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका एक तरफ का जो है सरफेस वो स्फेरिकल सरफेस है, कर्वेचर है, और एक तरफ का जो सरफेस है वो फ्लैट है। यानी कि आप एक सोचिए कि एक स्फेरिकल बॉल हो, उसका एक स्लाइस साइड से आप काट लें, कोई वो सी चीज़ हो एकदम, उसका एक स्लाइस काट लें, वर्टिकली एक स्लाइस काट लें या हॉरिजॉन्टली एक स्लाइस काट लें ऊपर से, तो ये जो स्लाइस जैसा एक चिप जैसा बाहर आएगा, उसका एक कर्व होगा सरफेस और एक सरफेस एकदम फ्लैट होगा। तो ऐसे शेप का ग्लास को हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं। सो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसको हमने एक ग्लास प्लेट के ऊपर रख रखा हुआ है। ग्लास प्लेट का मतलब इसके दोनों ही सरफेस एकदम फ्लैट हो। तो अब जब ये प्लेनो कॉन्वेक्स हम लेंस इस्तेमाल जो करते हैं, इसके लिए एक बात कही जाती है। वो बात इसके प्रॉपर्टी को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स हम लेंस लेंगे इसका फोकल लेंथ काफी हाई होना चाहिए। फोकल लेंथ हाई होने की क्या फायदे हैं वो हम आगे आने वाले डिस्कशन में इसको डिस्कस करेंगे। सो एक ऐसा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो ग्लास प्लेट पे रखा हुआ है, उनके बीच में यानी ये जो ग्लास प्लेट है और इसके बीच में ये जो एरिया है, ये जो एरिया इसके बीच में एक एयर फिल्म, एयर बची रहेगी। इसको हम बोलते हैं कि द एयर फिल्म ट्रैप्ड बिटवीन लेंस एंड द ग्लास प्लेट। तो ये जो एयर फिल्म ट्रैप्ड होगी, अगर इसको किसी तरीके से देखने की व्यवस्था की जाए, इवन नेकेड आई से भी अगर देखें अगर आप, तो आपको रिंग्स नजर आएंगी। और ये रिंग्स कैसे होंगे, ये कॉन्सेंट्रिक होंगे, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस के रिंग्स होंगे। सो इन फ्रिंजेस के बनने का कारण इंटरफेरेंस है। सो अब हमें समझना ये है कि ये इंटरफेरेंस हमने अचीव कैसे किया, और इससे जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस डार्क और ब्राइट प्राप्त करी, क्या ये शेप में, तो खैर ये तो रिंग शेप्ड होगी, और रिंग शेप क्यों हुई, और इसके अलावा शेप के अलावा किस तरीके से ये जो फ्रिंजेस हैं वे शेप में जो हमें डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिले थे उनके कंपैरिजन में ये कैसे उनसे अलग है। तो ये बात अब आगे के डिस्कशन में होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि हमने बताया कि न्यूटन्स रिंग एपरेटस इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ग्लास प्लेट, है ना, ग्लास प्लेट के ऊपर आप कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं और इसको एक फ्रेम के अंदर माउंट करते हैं। तो जिस फ्रेम के अंदर माउंट करते हैं उसका क्रॉस सेक्शनल आपको व्यू देखिए दिख रहा होगा, ताकि लेंस और ग्लास कहीं इधर उधर खसके नहीं, इसलिए इसको माउंट करके रखते हैं। पर वो फ्रेम का कोई ऑप्टिक्स से लेना देना नहीं है सिवाय इसके कि वो एक अरेंजमेंट है। तो आगे आने वाले फिगर्स में इस फ्रेम को नहीं बनाएंगे,
हम जैसा बनाएंगे वो हमने आपको नीचे ड्रॉ करके दिखाया हुआ है कि बेस है, बेस के ऊपर एक रिजिड बेस के ऊपर एक ग्लास प्लेट और उसके ऊपर एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। और प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के किनारे आपको याद ही होगा टू अवॉइड स्फेरिकल एब्रेशन पढ़ाया जाता है 11th में कि किनारे को क्या कर दिया जाता है, लेंस को कट कर दिया जाता है। दो फायदे हो जाते हैं, एक तो शार्प एज निकल जाती है तो टूटने का डर खत्म हो जाता है, और दूसरा इससे स्फेरिकल एब्रेशन भी चला जाता है। तो एब्रेशन के बारे में आपको मुझे लगता है 11th में अच्छे से पढ़ाएगा, आपको जानकारी होगी। अब इस ग्लास प्लेट और लेंस के बीच में ये जो येलो कलर से ड्रॉ किया हुआ ये क्या है, वो एयर फिल्म है। तो जो कुछ भी होगा, मतलब जो भी इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा वो लेंस में या ग्लास प्लेट में नहीं होगा, इनकी वजह से तो होगा, पर इनमें नहीं होगा। इंटरफेरेंस जो होगा वो एयर फिल्म के अंदर होगा। ठीक है, तो कैसे, आगे के स्लाइड्स में इसको हम डिस्कस करते हैं। कुछ बेसिक यहाँ प्रिंसिपल मेंशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आप मेरे जो नोट्स में भी जाकर पढ़ सकते हैं, यहाँ भी है पढ़ सकते हैं। मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सीधे डिस्कशन पर आ रहा हूँ। डिस्कशन क्या है कि हम कैसे इसको देख पाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो न्यूटन्स रिंग का जो एपरेटस है, ये जो अरेंजमेंट है, ये देखिए ये बॉटम में रखा हुआ, ये बेस है, लेंस है और ग्लास प्लेट है। अब इसके ऊपर सबसे पहले हमें लाइट डालने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और लाइट किस तरीके से डाली जाए, नॉर्मली। ये कंडीशन है एक्सपेरिमेंट के लिए भी कि नॉर्मली इंसिडेंट हो। तो एक क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर नॉर्मली अगर लाइट ना डाले तो क्या इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नहीं बनेगी। तो जवाब ये नहीं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस तो तब भी बनेगी, लेकिन एक असुविधा होगी। वो असुविधा क्या होगी, मैं लास्ट ऑफ द लेक्चर में इसको आपको डिस्कस करूंगा। सो आप जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां तो आप नॉर्मली डालते हैं उस असुविधा से बचने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि अगर नॉर्मली इंसिडेंट नहीं भी होगा तो भी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेगी, है ना। लेकिन उसके कुछ साइज में कुछ अंतर आ जाएगा, वो हम क्यों आता है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल व्यवस्था करें। राइट साइड में देखिए एक सोर्स है, इसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेंगे, जैसे कि सोडियम लैंप हो सकता है, और उसको एक कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पे रखें सोर्स को। और ये जो लेंस है क्या करेगा, जो लाइट सोर्स, लाइट इसके ऊपर जो डाइवर्जेंट लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है उनको क्या करेगा, उनको पैरेलल कर देगा। और ये पैरेलल लाइट एक ग्लास प्लेट के ऊपर पड़ेगी, और ये ग्लास प्लेट जो है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। और इस ग्लास प्लेट को, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट को हम बीम स्प्लिटर कहेंगे, जी से नाम दिया गया इसको, बीम स्प्लिटर। ठीक है, इस पे जो लाइट पड़ेगी उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या होगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा, लेकिन एक हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होगा। जो रिफ्लेक्ट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट करेगा। ये ध्यान रखिए, एरो से आप समझ पा रहे होंगे, ये जो 3 ग्रीन जो एरो हेड बनाए गए हैं वो यही दिखाने के लिए कि जो लाइट आई बीम स्प्लिटर के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है ऑन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ने के बाद आप जानते हैं कि ये इसकी अपर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगा, इसके लोअर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगा, ये इसके ग्लास प्लेट के अपर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगा और लोअर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, लेंस भी ट्रांसपेरेंट है और ग्लास प्लेट भी ट्रांसपेरेंट है, तो सभी सरफेस होगा। तो हम किन रिफ्लेक्शन पे विचार करने जा रहे हैं, हमने तो 4 बता दिए, 2 तो लेंस के अपर और लोअर सरफेस से, और 2 ग्लास प्लेट के लोअर और अपर सरफेस से। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 आउट ऑफ 4, ओनली 2 वी आर गोइंग टू कंसीडर। कौन से 2, एक तो जो लेंस के बॉटम से रिफ्लेक्ट हुआ वो, और एक जो ग्लास प्लेट के अपर साइड से रिफ्लेक्ट हुआ। ऐसा क्यों, बाकी को 2 क्यों नहीं हमने कंसीडर करने जा रहे हैं, वो इसलिए कि ये दोनों जो हैं, जो हमने नाम दिए अभी, ये एयर फिल्म के ऊपरी हिस्से से और निचले हिस्से से रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा कि जो भी इंटरफेरेंस होगा वो एयर फिल्म में होगा। एयर फिल्म जो ट्रैप्ड है बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट, उन्हीं से होगा। ओके, सो ग्लास प्लेट के बॉटम से या लेंस के अपर से जो रिफ्लेक्ट हुआ उनसे क्यों नहीं होगा, ये अभी आप थोड़ी देर बाद आगे डिस्कशन बढ़ने दीजिए, आपको ये बात भी समझ में आएगी। मैं आपके लिए इसलिए सवाल छोड़ते जाता हूँ कि अगर आप नहीं सवाल पूछ रहे तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कहाँ सवाल बनता है ना। तो वो आपको पूछना भी चाहिए मुझसे, और अगर मैं मान ली बताने में मिस भी कर जाऊँ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते। तो ये जो एयर फिल्म के अपर पार्ट से और एयर फिल्म के लोअर पार्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी ये थोड़ी आगे पीछे होगी। जैसे आपको याद होगा कि वैश्य फिल्म में भी हमने आपको बताया था कि देयर विल बी पाथ डिफरेंस बिटवीन द 2 रेज व्हिच आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ एयर फिल्म
एंड लोअर सरफेस ऑफ एयर फिल्म। ठीक है, तो ये इसीलिए देखिए दो एरोहेड ऊपर की ओर दिखाए गए हैं, ब्लू है ब्लैक है, ये इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर दिखाया गया है, जस्ट टू शो दैट देयर विल बी अ path difference between the light ray reflected from the upper surface of the air film and lower surface of the air film. So यहाँ तो मामला हो गया। अब देखिए इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है, अब इस पे बात करते हैं। देखिए जो लाइट हमने सोर्स इस्तेमाल किया वो मोनोक्रोमेटिक था, करेक्ट, और ये जो लाइट बीम स्प्लिटर से रिफ्लेक्ट होकर नीचे गई, इंसिडेंट हुई ग्लास प्लेट के ऊपर और या लेंस के ऊपर जो इंसिडेंट हुई वही दो हिस्सों में बढ़ गई, डिवीजन हो गया और दो हिस्सों में बढ़कर रिफ्लेक्ट हुई, एक अपर सरफेस ऑफ द एयर एंड एक लोअर सरफेस ऑफ द एयर। सो बोथ ऑफ दीज रिफ्लेक्टेड रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम इंसिडेंट रे विच इज मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, और इनके बीच में एक पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया, और ये पार्ट डिफरेंस थ्रू आउट इट्स जर्नी, मतलब वापसी की इसकी जर्नी है ना, जो डाउनवर्ड इसकी जर्नी है, वापसी की जर्नी में थ्रू आउट ये पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट बना रहने वाला है। ठीक है, तो कांस्टेंट पाथ डिफरेंस, दोनों एक ही से ओरिजिनेट हुए, यानी कि ये दोनों रेज क्या होंगी, दे विल बी कोहेरेंट रेज। ठीक है, और आप जानते हैं कि इंटरफेरेंस की जो प्राइमरी कंडीशन है, सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक एंड देयर शुड बी अ कांस्टेंट और जीरो पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज। तो यहाँ पे जो रेज है इनके बीच में कांस्टेंट पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। और ये किसका फिर एग्जांपल हुआ, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट का एग्जांपल हुआ कि डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का एग्जांपल हुआ। तो ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि इंटेंसिटी डिवाइड किया आपने ना, तो ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का एक एग्जांपल हुआ। ठीक है, बीच में अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है, मैं चैट बॉक्स भी बीच बीच में देख लेता हूँ। अगर आपका कोई सवाल होगा तो इसको टेकअप, अगर मुझे लगेगा अभी टेकअप कर सकते तो अभी कर लेंगे, और एंड में इसको जरूर टेकअप करें। ठीक है, कई बार ये होता है कि सवाल जिस समय कुछ बोला जाता है उसी समय दिमाग में आता है, बाद में जब मैं पूछता हूँ तो आप मिस कर जाते हैं। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जिनके बीच में कांस्टेंट पाथ डिफरेंस है, अगर इसको किसी हम ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से फोकस करें, तो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से अगर फोकस करने की बात की जाती है तो फिर होता है कि कहाँ फोकस करें, किस लेयर पे फोकस करें, तो एयर फिल्म पे फोकस करें। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनने वाली हैं वो एयर फिल्म पे बनने वाली है, इसलिए ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को हम एयर फिल्म पे फोकस करें तो हमें ये वापस आने वाली जो रेज है ना, ये रेज ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से जब आप कलेक्ट करते हैं तो ये आपको रिंग के फॉर्म में नजर आएंगी। और ये रिंग कहाँ बनने वाली है, रिंग्स कहाँ बनने वाली है, ये बनने वाली है एयर फिल्म में। और ये कैसे होने वाली है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट, जिसका सेंटर डार्क होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सेंटर डार्क होगा, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे बनेगा वो सेंटर इसका डार्क होगा, सेंटर के डार्क के बाद फिर ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट देन फर्स्ट डार्क और एंड सो ऑन। जैसा कि आप बॉटम में उन फ्रिंजेस को, जैसे फ्रिंजेस नजर आने वाली बीच नीचे बना दिया गया है कि देखिए ऐसी फ्रिंजेस ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से देखने पे नजर आएंगी, उसके फील्ड ऑफ व्यू में ऐसी फ्रिंजेस दिखेंगी। ये फ्रिंजेस मैं आपको एक्चुअल फ्रिंजेस भी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। इन फ्रिंजेस को बारे में दो बातें और जान लीजिए, बार बार में पूछा जाता है। दीज फ्रिंजेस आर नोन एज फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, समान मोटाई की फ्रिंजेस, जस्ट लाइक हमने अभी वेस्ट शेप में लिखा था, उनको फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस कहते हैं। दूसरा, दे आर लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। लोकलाइज क्यों कह रहे हो तो अभी बता देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एयर फिल्म में ही बनती है। आपने अगर फोकस एयर फिल्म के ऊपर लेंस में कर लिया या नीचे ग्लास प्लेट में कर लिया या लेंस के भी ऊपर कहीं एयर में कर दिया या फिर स्प्लिटर पे कर दिया तो आपको ये फ्रिंजेस नजर नहीं आएंगे। फ्रिंजेस हैं पर दिखेंगे नहीं, दिखेंगे कब, जब आप एयर फिल्म पर आप फोकस करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लोकलाइज्ड फ्रिंज। दे आर नॉट लाइक दैट कि बाइप्रिज्म में जैसा होता है या यंग डबल स्लिट में जैसा फ्रिंजेस होते हैं कि वहां, इसीलिए वहां पे तो माइक्रोस्कोप नहीं इस्तेमाल करते, टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं। ये कहीं भी आप रख लीजिए टेलीस्कोप को बाइप्रिज्म के बाद तो आपको फ्रिंजेस दिखने लगेगी, तो वो क्योंकि अनलोकलाइज्ड होती है, पर ये लोकलाइज्ड है तो एयर फिल्म पे ही बने। ठीक, अब फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस क्यों कहते हैं मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। आगे बढ़े जरा सा, ये सब मैंने अरेंजमेंट वगैरह भी डिस्कस किया ही आपको फिगर बनाकर, तो इसको फिगर 6 आपके नोट्स में भी मेंशन है, तो इसको जरा सा वहां से कर लीजिएगा। ओके, पाथ डिफरेंस अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं।
ठीक, पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो जैसा अभी डिस्कशन हमने वेस्ट साइड फिल्म में किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा होगा आपको, बस फर्क अंतर ये है कि वहां पे 2 ग्लास प्लेट थी विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ थीटा। यहाँ पर कोई इंक्लाइनेशन वगैरह नहीं, एक ग्लास प्लेट के ऊपर दूसरा एक प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है जिसका पॉइंट बी पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब जहाँ पे लेंस ग्लास प्लेट को टच कर रहा है, बाकी तो वो एक कहते हैं एयर क्वेश्चन के ऊपर टिका हुआ है। तो एक लाइट बीम अगर मान लीजिए इस पे नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, जिस पॉइंट पी पे इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट पी के नीचे एयर फिल्म की थिकनेस मान लीजिए कि डी है, ठीक है। क्योंकि थिकनेस तो आप जानते हैं बी से लेकर अगर आप डी की तरफ बढ़ें या ई की तरफ बढ़ें तो ये थिकनेस बढ़ती जाएगी। पॉइंट बी पे थिकनेस कितनी होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0, एयर फिल्म की थिकनेस 0 होगी। बी से किसी भी तरफ की ओर जाएं आप, सेंटर से किसी तरफ की ओर जाएं तो एयर फिल्म की थिकनेस बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए कि आप इस समय पॉइंट पी पर हैं, तो पॉइंट पी पर एयर फिल्म की थिकनेस मान लीजिए डी है, यानी कि पी से पी प्राइम के बीच की दूरी डी। लाइट रिफ्लेक्ट हुई कहां से, एक तो पॉइंट पी से रिफ्लेक्ट हुई और एक पॉइंट पी प्राइम से, यानी एयर फिल्म के ऊपरी हिस्से से, एक एयर फिल्म के निचले हिस्से से रिफ्लेक्ट होकर वापस गई। तो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा। अब ये 2 एरो दिखाए गए ब्लू और ब्लैक, इनके बीच में देखिए अंतर नजर आ रहा है। एक्सक्यूज मी, ये अंतर कितना होगा। ये अंतर आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। एक एग्जांपल भी दिया था कि 2 लोग अगर दौड़ रहे हों वो एग्जांपल याद करिए। तो ये दोनों एरोस के बीच में जो सेपरेशन होगा वो 2D के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब ये 2D कैसे आ गया, तो बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स लगेगा, 2D आ गया। लेकिन जरा सा पीछे एक और चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आपको याद होगा जब हम लोग कोसाइन लॉ पढ़ा रहे थे थिन फिल्म के बारे में, सो वहां पर पार्ट डिफरेंस डेल्टा के लिए एक एक्सप्रेशन आया था। आप में से हो सकता कुछ लोग को याद हो गया, ना याद हो तो आप मेरे वीडियोस में जाके पीछे फिर से देख सकते हैं। 2nd cos थीटा प्राइम। तो यहाँ पास डिफरेंस 2nd cos थीटा प्राइम क्यों नहीं आया, 2D क्यों आया, अब इसका जवाब देते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात तो एयर फिल्म की बात हो रही है, तो जब एयर फिल्म की बात हो रही है तो n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2nd cos थीटा प्राइम की जगह आप लिख सकते हैं 2D cos थीटा प्राइम, n तो 1 हो गया। अब जरा अगली बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है सो थीटा इज 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 ही होगा, और cos थीटा प्राइम यानी कि cos 0 1 हो जाएगा। तो 2D cos थीटा प्राइम क्या हो जाएगा, 2D, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने थिन फिल्म में डिस्कस किया था पार्ट डिफरेंस निकालने का तरीका, वो बिल्कुल ओमनीप्रेजेंट, हर जगह उसी को आप अप्लाई करिए, ठीक है। कि वही 2nd cos थीटा प्राइम से भी आप 2D निकाल सकते हैं। और एक सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे हमने लगा कर दिखाया कि अगर डी डिफरेंस है, थिकनेस है एक जगह पर, किसी एक जगह पर थिकनेस मान लीजिए एयर फिल्म की डी है, तो उस जगह से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट बीम का पार्ट डिफरेंस 2D होगा। तो ये जान लीजिए कि एयर फिल्म का थिकनेस हर जगह डी नहीं रहेगा, है ना, जहां जहां डी रहेगा। तो कैसे कहाँ कहाँ डी रहेगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक तो ये हमने पॉइंट बी से कुछ दूरी पर एक पॉइंट लिया पी, तो यहाँ पर मान लीजिए डी है, बाई तरफ लिया था। इसी तरीके से मान लीजिए हम दाई तरफ उतनी ही दूरी पर एक पॉइंट ले लें, कंसिडर करें, तो वहां भी एयर फिल्म की थिकनेस क्या होगी, डी होगी, ठीक। ये तो बायां और दायां दिख गया आपको, ये फिगर 2 डायमेंशनल फिगर है। सोचिए कि 3 डायमेंशनल फिगर होती, एक लेंस है, एक ग्लास प्लेट है, 3 डायमेंशन, और पॉइंट बी से बराबर दूरी, बी पॉइंट बी क्या है, सेंटर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहां से बराबर दूरी पर एक पॉइंट है पी बाई तरफ, एक तरफ है पॉइंट इधर भी कुछ है, मानिए इसको क्यू कह दें, यहाँ फिगर में दिख नहीं रहा, और ये बिल्कुल बराबर दूरी पर है क्यू, बाएं एक दाएं। इसी तरीके एक सामने एक पॉइंट ले लें, एक पीछे पॉइंट ले लें, है ना। एक मान लीजिए कि थोड़ा सा एंगल बना के इधर ले लें, इधर ले लें, हर तरफ चारों तरफ बी के चारों तरफ समान दूरी पर एक पॉइंट्स लेते भी लेना शुरू करें, तो उन सारे पॉइंट को अगर ट्रेस करें तो कैसा हो जाएगा, सर्कल। लोकी ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, लोकी क्या होगा, सर्कल। तो सर्कल के नीचे एयर फिल्म की थिकनेस क्या होगी, सेम। सो वो अगर थिकनेस सेम होगी तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, सेम। मान लीजिए थिकनेस है डी, तो उन सभी पॉइंट्स के जो सर्कल पे पॉइंट हैं, सर्कल कौन, जिसका सेंटर बी है, तो सभी पॉइंट्स के नीचे एयर फिल्म की थिकनेस अगर डी है तो पार्ट डिफरेंस सभी के लिए क्या होगा, 2D, ठीक।
अब ये पार्ट डिफरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फुलफिल करते होंगे तो ब्राइट फ्रिंज बनाएंगे, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फुलफिल करते होंगे तो डार्क फ्रिंज बनाएंगे। यानी कि सभी पॉइंट एक ही जैसी कंडीशन को फुलफिल करेंगे क्योंकि सबका पार्ट डिफरेंस एक जैसा है। तो वो सारे पॉइंट्स मिलकर या तो ब्राइट होंगे और या तो डार्क होंगे। तो उनका शेप कैसा होगा? सर्कुलर, यानी रिंग जैसा होगा। तो ये रिंग क्यों बना पाए? क्योंकि उनके नीचे एयर की थिकनेस क्या है? इक्वल। बड़ा ध्यान से सुनिए, लास्ट टाइम बोल रहा हूं। वो सर्कुलर डार्क रिंग क्यों बना पाए या सर्कुलर ब्राइट रिंग क्यों बना पाए? क्योंकि उनके नीचे जो एयर फिल्म है उनकी मोटाई समान है। दे हैव इक्वल थिकनेस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इस बात को मैंने पढ़ाया है, मैं रिपीट कर दूंगा अगर टाइम बचा होगा तो, लेकिन आप इसको वीडियो में भी कई बार आप सुनकर इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बहुत पूछा जाता है, वाइवा का बहुत सेट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, और आगे पढ़ाने वाला हूं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे, ये जो हम यहाँ पे आपको स्लाइड में रिटन मैटर दिखा रहे हैं, ये जस्ट इतना आपको अभी मैंने डिस्कस कर दिया है तो मैं इस पर नहीं रुक रहा हूँ। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें भी रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर से डेंसर हो रहा है और डेंसर से रेयर भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। तो आप जानते हैं कि डेंसर से रेयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर होता है जब भी, तो क्या होता है? तब एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है। और एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कितना इंट्रोड्यूस हो जाता है? λ/2 का। इसलिए यहां भी थिन फिल्म की तरीके से या वेल शेप्ड फिल्म की तरीके से यहां भी क्या होगी? कंडीशन इंटरचेंज हो जाएगी। जो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन थी वो डिस्ट्रक्टिव की हो जाएगी, जो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन थी वो कंस्ट्रक्टिव की हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। यानी एम लैम्डा किसकी कंडीशन होगी? ओरिजिनली तो कंस्ट्रक्टिव की होती है, हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव की। यहाँ पर एम लैम्डा डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन हो जाएगी और एम प्लस हाफ लैम्डा कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए जरा आगे बात को मैं कहता हूं कि देखिए सेंटर पे पॉइंट बी पर जहां थिकनेस है 0, तो 0 थिकनेस किसके साथ मैच कर रही है? पार्ट डिफरेंस एम लैम्डा के साथ कि एम प्लस हाफ लैम्डा के साथ? देखिए अगर हम एम 0 रख दें तो पार्ट डिफरेंस 0 आ सकता है एम लैम्डा में, और एम प्लस हाफ लैम्डा में अगर एम 0 रखेंगे तो पार्ट डिफरेंस 0 नहीं आएगा, λ/2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी? एम लैम्डा, एम प्लस हाफ लैम्डा नहीं। और एम लैम्डा किसकी कंडीशन है? डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है। इसलिए सेंटर पे आपको क्या मिलता है? जहां पर थिकनेस 0, पार्ट डिफरेंस 0, पार्ट डिफरेंस इज डबल ऑफ द थिकनेस, पार्ट डिफरेंस 0, सो सेंटर पे क्या मिलता है? हमें डार्क स्पॉट, सर्कुलर स्पॉट, सर्कल मिलता है। ठीक है, और उसी का क्रॉस सेक्शन जो रिंग है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको यहाँ पर रिंग दिखा रहा था, आपको याद होगा अरेंजमेंट के अंदर आपको मैंने यहाँ पे रिंग दिखाई थी, नीचे ये रिंग दिखाई थी। अगर इसका मैं एक सेक्शन काट लूं, है ना, ऐसे फ्लैट सेक्शन क्या बोलते हैं, टीएस, हाँ टीएस सेक्शन अगर मैं काट लूं तो हमें कैसा नजर आएगा? सामने से देखने पर रिंग से कैसे नजर आएंगे? तो हमें इस तरीके से एक स्ट्रिप जैसी नजर आएगी। इसका सेंटर क्या होगा? डार्क होगा। ठीक, और डार्क सेंटर के दोनों तरफ क्या होंगे? ब्राइट होंगे। और ये ब्राइट क्या है? क्या दो है? नहीं, दो नहीं है, ये एक रिंग के बायां और दायां हिस्सा है, लेफ्ट और राइट पार्ट है। ठीक है, सो बाईं तरफ भी ब्राइट दिख रहा है और दाईं तरफ ब्राइट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पॉइंट बी से समान दूरी पर जो एयर की थिकनेस है, अगर मान लीजिए वो थिकनेस है λ/4, ध्यान से सुनिएगा, लिखा नहीं यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, या स्पेस ही नहीं लिखता मैं, यहाँ पे एयर की थिकनेस है λ/4, तो पार्ट डिफरेंस कितनी होगी? मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, अगर थिकनेस एयर फिल्म की λ/4 तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगी λ/2। तो देखिए दोनों एरो के बीच में, ये जो दो एरो बने इनके बीच में डिफरेंस यहाँ की एयर फिल्म की थिकनेस का डबल हो गई, λ/2। ऐसा इस पॉइंट पे भी होगा और ऐसा इस पॉइंट पे भी होगा। ठीक, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस λ/2 हो गया। अब λ/2 की किसकी कंडीशन होगी? कंस्ट्रक्टिव की। इसलिए हमें यहाँ पर ब्राइट रिंग, फर्स्ट ब्राइट रिंग मिलेगा। इसी से थोड़ा सा बी से और दूर जाते हैं, यहाँ पे देखिए एयर की थिकनेस बढ़ गई, कितनी हो गई? λ/2।
एयर की थिकनेस होगी λ/2 और पार्ट डिफरेंस कितना हो गया लैम्डा। यहाँ के लिए भी, और जरा दाईं तरफ जाइए, यहाँ के लिए भी, यहाँ एयर थिकनेस λ/2, सो द पार्ट डिफरेंस, यहाँ दोनों एरो के बीच में देख रहे हैं दूरी बढ़ गई, ठीक हो गई लैम्डा। तो ये वाला इधर और यहाँ ये दोनों मिलकर एक ही रिंग के पार्ट है, और इसको क्या कहेंगे फर्स्ट डार्क रिंग, क्योंकि m=1 के लिए है इसलिए फर्स्ट डार्क रिंग, ठीक है। इसी तरीके से और आगे बढ़िए, यहाँ पर जो है 3λ/4 हो जाएगी एयर की थिकनेस, पार्ट डिफरेंस 3λ/2, अगेन यहाँ पर सेकेंड ब्राइट रिंग। इसी तरीके ये लेफ्ट में राइट में दोनों पॉइंट होंगे, बोथ आर द पार्ट ऑफ द सेम रिंग, और इसी तरीके से रिंग और रिंग आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मिलते चले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिंग्स क्यों मिलते हैं, ठीक है। और ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की है कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अब क्या हो जाएगी, पार्ट डिफरेंस कितना निकाला था हम लोगों ने 2D, और ये भी बता दिया आपको कि देखिए जो रे यहाँ से इस सरफेस से, कौन सा सरफेस, ग्लास प्लेट की अपर सरफेस DE, डी से DBE, ये जो है ना सरफेस, इस सरफेस से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही है, गौर कीजिएगा, एयर से आ रही है ग्लास की तरफ जा रही है, रेयर से डेंसर, ये हुआ ना, इस वाली रे जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, गौर कीजिएगा डॉटेड लाइन से इसको दिखाया, इस वाली रे के पास एक्स्ट्रा λ/2 का पार्ट डिफरेंस होगा, ठीक। और जिसको रेड लाइन से दिखाया है इसके पास नहीं होगा एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस, क्यों, क्योंकि ये ग्लास से निकलकर एयर में आ रही है, यानी डेंसर से रेयर में आ रही थी और रिफ्लेक्ट हो गई, डेंसर से रेयर में आ रही थी रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो ABC से यानी कि लेंस के बॉटम से रिफ्लेक्ट हो रही हैं उनमें एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जो ग्लास प्लेट DBE के अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है उनमें λ/2 का पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा। इस वजह से कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो क्या हो गई, पार्ट डिफरेंस विच इज इक्वल टू 2D इज इक्वल टू m + ½ λ होगा तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन हो जाएगी, और इफ 2D इज इक्वल टू m λ तो वो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक का मामला समझ में आया होगा। अब जरा सा पूरी बात को समराइज कर लेते हैं, क्या क्या डिस्कस किया हमने। देखिए रिंग्स कैसे दिखेंगे, आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर सेंटर में आपको एक बड़ा सा स्पॉट दिख रहा है डार्क, क्यों डार्क, आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, पार्ट डिफरेंस 0 है, पार्ट डिफरेंस 0 है, sorry, thickness of the air film is 0, so part difference is 0 and part difference 0 is the condition for destructive interference। उसके बाद आपको देखिए फर्स्ट ब्राइट दिख रहा मोटा सा, फिर थोड़ा उससे पतला हो गया डार्क, फर्स्ट डार्क, फिर सेकेंड ब्राइट। अब जैसे जैसे सेंटर से आगे जाएंगे आप देख रहे होंगे कि जो फ्रिंजेस की मोटाई है वो घटती जा रही है, ऑल्दो रेडियस बढ़ती जाएगी, फ्रिंजेस की रेडियस बढ़ने के साथ साथ फ्रिंजेस की थिकनेस कम होती जा रही है। ऐसा क्यों होता है ये भी आपको डिस्कस करते हैं, आगे आपको इसी बताएंगे आपको। अब जो बात उन्होंने अभी कही थी कि सर्कुलर ही रिंग क्यों बनता है, इसका क्या जवाब है, सर्कल ही क्यों बनेगा, तो मैंने आपको खैर जवाब दिया भी था कि वो ऑल पॉइंट्स विच आर द लोकी ऑफ ए सर्कल, ऑल पॉइंट्स के नीचे एयर फिल्म की थिकनेस चूंकि सेम होती है, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, इसलिए सर्कल नजर आता है। इसी बात को एक अलग तरीके से फिर से कहते हैं, सिंस द कॉन्वेक्स साइड ऑफ द लेंस इज स्फेरिकल, ठीक, लेंस का तो निचला हिस्सा सर्कल होता है, सिंस द कॉन्वेक्स साइड ऑफ द लेंस इज स्फेरिकल सरफेस, द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म विल बी कांस्टेंट ओवर अ सर्कल। देखो मनन कीजिएगा, सोचिए क्या कहा गया, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, whose center will be at point of contact, आपको याद होगा पीछे फिगर में आपको मैंने दिखाया था, and we obtain concentric dark and bright rings and these rings are known as Newton's ring। इसको अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसके साथ कनेक्ट करके इसको समझिए तो ही आपको समझ आएगा कि हमें रिंग क्यों नजर आ रही है। अब अगला सवाल है, क्या इन रिंग्स की रेडियस मेजर की जा सकती है, जवाब है मेजर की जा सकती है। कैसे, तो इसके लिए काफी एक मेथड दिया हुआ है, आपको टेक्स्ट को पढ़ लीजिएगा, मैं टेक्स्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको मेथड ही समझा देता हूँ सीधे, ठीक है। अब जानते हैं कि जो लेंस होता है, लेंस इज द सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, ठीक। तो देखिए हम ये लेंस बनाया है, डॉटेड लाइन से बनाया है, यहाँ पर लेंस दिखाना नहीं चाहते तो डॉटेड लेंस दिखाया है। लेंस को जरा पहचानिए, कौन किसको लेंस कह रहे हैं, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस किसको कह रहे हैं, ये ABC, ये लोअर सरफेस है ना, ये कर्वेचर सर्कल सरफेस ABC,
और ये जो AC है वो क्या है, वो उसका ऊपर फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस, AC। तो ये पूरा जो घेरा है डॉटेड लाइन का, यही इसी को हम कह रहे हैं, ये क्या है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। और जरा ग्लास प्लेट को पहचानिए, ये DBE, ये रेक्टेंगल जैसा बना है डॉटेड लाइन का, इसको कह रहे हैं ग्लास प्लेट। ठीक, अब ये जो लेंस है, सर्कल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर को हमने यहाँ पर डॉटेड ब्लू कलर से ट्रेस कर दिया है। तो यहाँ तो सर्कल दिख रहा है, लेकिन आप जानते हैं स्फीयर है ये, 2 डायमेंशन में तो सर्कल ही दिखेगा, ये स्फीयर है। उस स्फीयर को हमने ट्रेस कर दिया, जिस स्फीयर का पार्ट है ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, करेक्ट। सो अब आप ये जान जाएंगे कि ये FB यानी इसका जो डायमीटर होगा इस स्फीयर का, वो कितना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका डायमीटर कितना होगा। जवाब क्या होगा, 2r के बराबर होगा। ये 2r कहां से आ गया भाई, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच दिस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। जिससे आपने ये लेंस निकाला है, काट के निकाला है, उस स्फीयर, उस बॉल, उस गेंद का रेडियस ही लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा, है ना। तो अगर रेडियस r है तो डायमीटर FB कितना हो जाएगा, FB ये हो जाएगा 2r के बराबर। ठीक, अब आपको मैं 9th में पढ़ा हुआ एक थ्योरम याद दिलाता हूँ, इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। ये बॉटम में लिखा हुआ थ्योरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। क्या है भाई वो थ्योरम, कि एक स्फीयर पे जो 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स अगर हैं, जैसे कि मान लीजिए एक है FB और एक है PQ, ये जो ब्लैक कलर से मोटे लाइन से ड्रा है, PQ और FB, ये 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है। तो इनके लिए थ्योरम क्या कहता है कि जो इसका सेंटर है, दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, O है ना, O इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, O से P की दूरी OP और O से Q की दूरी का प्रोडक्ट, O से P, O से Q, OP डॉट OQ इज इक्वल टू OB डॉट OF। यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से चारों तरफ है ना, एक लाइन में OP डॉट OQ इज इक्वल टू OF डॉट OB। ठीक, थ्योरम को याद आ गया होगा, यही यहां पर लिख दिया गया है, QO डॉट OP इक्वल टू FO डॉट OB। फिगर से जरा बना लीजिए, ये जो लिखा गया ये फ्रॉम द थ्योरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड से लिखा गया। अब OQ और OP क्या होगा, P पर आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पर डिस्कस कर रहे थे हम, P पर जो एयर फिल्म की थिकनेस है D। ठीक, मान लीजिए यहां पर एक mth रिंग बन रही है, mth रिंग, अभी आपको रिंग्स दिखाए गए हैं पीछे। तो कोई भी मान लीजिए 7वीं 10वीं 12वीं कोई एक रिंग बन रही है। ठीक, तो mth रिंग बन रही है। तो mth रिंग का अगर रेडियस, अगर मान लीजिए आप कहते हैं RM है, RM, तो OP कितना हो जाएगा, रेडियस के बराबर RM। OP कितना हो जाएगा, OP RM, OQ RM। तो इधर तो RM RM लिख दिया। और FO माइनस OB क्या होगा, तो देखिए कैसे इसको क्लेवरली लिखा गया। FO लिखा गया 2R माइनस D। ये D कहां से आ गया, आप जानते हैं कि P के नीचे एयर फिल्म की थिकनेस D है। पीछे से कहता मैं आ रहा हूं कि P के नीचे एयर फिल्म की थिकनेस D है। तो P के नीचे अगर एयर फिल्म की थिकनेस D है तो OB की दूरी कितनी हो जाएगी, P से नीचे एयर फिल्म की थिकनेस D, Q से नीचे भी एयर फिल्म की थिकनेस D, तो OB भी तो D के बराबर होगा। तो OB हो गया D, देखिए D लिख दिया गया। और FO कितना होगा, FB माइनस OB, और FB कितना है 2R, और 2R माइनस D। तो FO लिख दिया 2R माइनस D और OB लिख दिया D, करेक्ट। अब इसको जरा सेपरेट कर लीजिए, 2RD माइनस D स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि एयर फिल्म की थिकनेस बहुत कम होती है, D बहुत छोटा होता है, तो D स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। तो D स्क्वायर छोटा हो जाता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम नेग्लिजिबल मानकर फिलहाल डिस्कार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और क्या कहते हैं, ये जो RM स्क्वायर है दैट इज नियरली इक्वल टू 2RT। ठीक, ये ध्यान रखिएगा इस इक्वेशन को, RM स्क्वायर इक्वल टू 2RT। ठीक, अब इसके आगे मैं इसको डिस्कस तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं लगता है कि मैं टाइम बहुत थोड़ा सा है, मैं फटाफट इसको खत्म कर देता हूं। रेडियस ऑफ द रिंग,
ये जो आर एम स्क्वायर है ये एम आर लेमडा के बराबर हो जाएगा। ये कैसे हो गया भाई, एम आर लेमडा कैसे निकल गया? मैंने कुछ चीजें देखिए स्टेप इसलिए जानबूझ के छोड़ा है कि थोड़ा आप भी सोचें कि आर एम स्क्वायर एम आर लेमडा कैसे हो गया। जरा पीछे जाके चेक करते हैं। अभी तो आर एम स्क्वायर इक्वल टू 2RD था, ठीक बात, और 2D क्या था? देखिए ये 2D के दो एक्सप्रेशन याद करिए। 2D क्या था? एम लेमडा फॉर डिस्ट्रक्टिव, एम प्लस हाफ लेमडा फॉर कंस्ट्रक्टिव, ठीक। सो यहाँ पे क्या उपाय लगाया गया है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क लिंक की बात की गई है कि अगर हम यहाँ पर 2D की जगह पर एम लेमडा कर दें तो यहाँ क्या बचेगा? एम आर लेमडा। यही बात देखिए यहाँ लिख दी गई, एम आर लेमडा। क्लियर? जब ज्यादा तो मुश्किल है नहीं, एक स्टेप की बात है कि 2D की जगह पर आपने एम लेमडा लिखा फॉर द डार्क रिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लिखा, ठीक। तो इससे क्या पता चला? जब ये लाइन पढ़िए, रेडियाई ऑफ द डार्क रिंग यानी आर एम वेरीज एज स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे कह रहे हैं? एम को। आर एम स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एम, सो आर एम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम। इसी को कहा जा रहा है रेडियाई ऑफ द डार्क रिंग वेरीज एज स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक। अगर अगली लाइन देखिए, थोड़ी देर पहले जब मैंने फिगर दिखाई तो कहा था रिंग्स विल बिकम क्लोज टू ईच अदर एज द रेडियस इंक्रीजेस। आपको समझ में आया? जो हमने कहा था कि देखिए जैसे जैसे आप सेंटर से आप दूर जा रहे हैं, रिंग की संख्या बढ़ती जा रही है, रिंग पास पास आते जा रही है, इनके बीच की दूरी घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के ही प्रोपोर्शनल होता है। इस वजह से सेंटर पे डार्क क्यों मिल रहा है? एट बी क्यों डार्क मिल रहा है? क्योंकि एम इक्वल टू 0 होगा, वहां पे पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा। और एम इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा हमें? फर्स्ट डार्क रिंग मिलेगा, जैसा भी आपको दिखा चुके हैं। ये तो रेडियस ऑफ द रिंग फॉर द डार्क रिंग हो गया। अब द रेडियस ऑफ द रिंग में हम ब्राइट रिंग की बात करेंगे। ब्राइट रिंग में क्या करें? 2D की जगह रख दें एम प्लस हाफ लेमडा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर एम स्क्वायर अभी तक क्या था? अभी तक था 2RD। तो 2RD में 2D की जगह क्या रख दें? एम प्लस हाफ लेमडा। तो हो जाएगा आर एम स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस हाफ आर लेमडा। ये कंडीशन होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यानी ब्राइट रिंग की। और आर एम स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एम प्लस हाफ और आर एम इज प्रोपोर्शनल टू रूट एम प्लस हाफ। सो कैसे कहेंगे? रेडियाई ऑफ द ब्राइट रिंग वेरी एज स्क्वायर रूट ऑफ हाफ ऑफ द नेचुरल नंबर, हाफ ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक। एम इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या बचेगा? हाफ बचेगा ब्राइट रिंग। एम इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा सेकेंड ब्राइट रिंग, ठीक है। एम 0 पर फर्स्ट ब्राइट रिंग, एम इक्वल टू 1 पर सेकेंड ब्राइट रिंग और सो ऑन, ठीक है। सो मैं इसको यहीं पर रोकता हूं। डिटर्मिनेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये ही आपका एक्सपेरिमेंट है और इसके मैं वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आपको आगे एक्सपेरिमेंट करना भी है। सो मैं इस हिस्से को अब चाहता हूं कि मैं कल क्लास में उसके पहले उन वीडियोस को जरूर देख लें एक बार। आपके दोनों तरह से काम आएगा, एक्सपेरिमेंट में भी काम है और यहाँ भी आगे समझने में काम आएगा, ठीक है। सो आज इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन फिर यहीं पर एंड करता हूँ रेडियस के साथ और कल के लेक्चर में फिर आगे का हिस्सा डिस्कस करेंगे। टाइम हाल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो चैट बॉक्स में लिख पूछ सकते हैं।